विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना बताया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर अधिकारियों ने कई नई योजनाओं और पहलों पर के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में कर्मचारियों और नागरिकों ने भी हिस्सा लिया, जिससे निगम की गतिविधियों और विकास योजनाओं पर आम जनता का विश्वास बढ़े। वहीं सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई बसों के जरिए राज्य में यात्रा करने वाले नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार का फोकस सुरक्षित और सुदृढ़ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर है, जिससे आम लोगों को बिना किसी परेशानी के यात्रा की सुविधा मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड परिवहन निगम का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में सीएम भी शामिल हुए और परिवहन सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर देते आए। नागरिकों की सुविधाओं को लेकर परिवहन की नई शुरुआत, नई योजनाओं को और पहलू की जानकारी साझा की। उत्तराखंड परिवहन निगम का ये विशेष कार्यक्रम, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी देखने को मिली। सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। वहीं यात्रियों को समय और सुविधा बचाना जो है संभव होगा इस परिवहन से। वहीं परिवहन नेटवर्क बनाने में पूरी तरह प्रतिबद्ध है सरकार, सीएम ने कहा। वहीं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यातायात प्रबंधन और यात्री अनुभव में भी सुधार होगा, जहां परिवहन को और सुदृढ़ बनाने के लिए धामी सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम का ये विशेष कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए और दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जो परिवहन सुविधाओं के लिए परिवहन निगम के नेटवर्क पर ही निर्भर रहते हैं। कितना सारा स्थान है, आप देखिए। अगर परिवहन निगम की बसें वहां के लिए एक तरह से लाइफ लाइन का काम भी करती है, लाइफ लाइन के तरह करती है। ऐसे में एक प्रभावी परिवहन तंत्र न केवल नागरिकों की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है, बल्कि हमारी अन्य गतिविधियां, दैनिक जीवन में होने वाली अन्य गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सभी को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए हमारी सरकार का ये संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक कोने को बेहतर नेटवर्क से जोड़ा जाए, विश्वसनीय जो परिवहन सेवाएं उससे जोड़ा जाए, लोगों का भरोसा भी हमारे लिए बने। ये अत्याधुनिक बसें हमारे इस संकल्प को पूरा करने में, लोगों के विश्वास को बढ़ाने में, अन्य गतिविधियों को और तेज करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां राज्य में 13 से अधिक नए बस स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण कराया है, वहीं 14 अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 4 स्थानों पर आईएसबीटी का कार्य भी निर्माणाधीन है। इतना ही नहीं, हम शीघ्र ही अपनी बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को भी सम्मिलित करने जा रहे हैं। और मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारी परिवहन निगम की बसों में जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी बजर, ई टिकटिंग, फ्लीट मॉनिटरिंग और समयबद्ध मेंटेनेंस जैसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं, जो सुरक्षित सफर के साथ साथ हमारे कर्मचारियों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपने कर्मचारी साथियों और चालक, परिचालक, उनकी समस्याओं से भी हम भली भांति परिचित हैं और इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने चाहे डीए में बढ़ोतरी हो, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना हो, या निगम में भर्तियों के माध्यम से मैन पावर की समस्या का समाधान करना हो, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निगम के और हमारे अन्य कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं।
आज जब हम उत्तराखंड परिवहन निगम को फिर से सशक्त बनाने के लिए, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तभी आवश्यक हो जाता है कि हम इस सच्चाई को भी सामने रखें कि जनता को भी पता होना चाहिए कि किसने निगम को संभाला है और किसने निगम को डुबाया है, किसके समय में इसमें लापरवाही हुई है, बिल्कुल गंभीरता से इसको देखा नहीं गया। एक शासन था, उस दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम सेवा का नहीं, केवल घोटालों का प्रतीक बन गया था। बस खरीद के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ था, घटिया बसें लाई गई जो सड़कों पर चलने से पहले ही सड़क पर बाद में चलती, पहले वर्कशॉप में खड़ी होगी। और उस दौर में बसें नहीं बल्कि घोटालों की खेप आई और हमारा जो परिवहन निगम है वो पटरी से उतर गया। तमाम समस्याएं, तमाम दिक्कतें हमारे सामने पैदा हो गई और उस सरकार ने तो यात्रियों की चिंता की ओर भी ध्यान नहीं दिया और न निगम कर्मचारियों की ओर। कई महीनों तक वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिले, एरियर लटकाए गए और जो हमारे कर्मचारी अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं, पहाड़ में दिन रात सेवा करते हैं, कठिन परिस्थितियां उनके सामने सदैव होती हैं, उन्हें केवल अपमान सहना पड़ा। और इन कर्मचारियों को उस समय में सम्मान नहीं, सिर्फ इंतजार दिया गया, वेतन के मामलों में भी और सुविधाओं के मामले में, क्योंकि भाइयों बहनों उनके पास न तो नीति थी न नीति थी। परिणाम ये हुआ कि उत्तराखंड परिवहन निगम जानबूझकर कर्ज में डुबो दिया गया। इतना ही नहीं, उस समय भर्ती और जो पदोन्नति थी उसमें भी बड़े पैमाने पर पारदर्शिता छोड़िए, बड़े पैमाने पर जो है भाई भतीजावाद चलता था। लेकिन हमारी सरकार ने परिवहन निगम को बोझ नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना है। सेवा का माध्यम मानकर चाहे कर्मचारियों के हित हों, चाहे हमारे चालक परिचालकों के कल्याण की बात हो या यात्रियों को अच्छी सुविधाएं देनी हो, उन सभी को हमने प्राथमिकता पे लिया है। इसलिए आज हम निगम के बेड़े में नई बसें शामिल कर रहे हैं, कर्मचारी हितों की रक्षा कर रहे हैं और निगम को फिर से मजबूत करने के लिए आप सबके सुझाव, आप सबके साथ मिलकर हमारे एक परिवार मानकर कि सारे हितधारक जो उसमें काम करने वाले हैं, उनसे ज्यादा अच्छा अनुभव किसको हो सकता है। उसके सही मायने में अगर कोई पूजा हो रही है, तो पूजा के असली जजमान तो वही लोग हैं। उनके बिना पूजा पूरी नहीं हो सकती है, संकल्प हमारा सिद्धि तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हम इसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में अब उस कालखंड की जैसी लापरवाही नहीं बल्कि ईमानदार निर्णय, कठोर फैसले और जवाबदेही की राजनीति का दौर चल रहा है। और हमारे ऐसे अनेक नवाचार जो हमने सबसे मिलकर, सबके सहमति से, सबके सुझावों से, सबसे बात करके जो हमने निर्णय लिए हैं और कठोर फैसले लिए, उसके कारण उत्तराखंड आज प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और देश के कई सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों में आज उत्तराखंड देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। उत्तराखंड के नवाचार आज चर्चा का विषय बन रहे हैं और मैं आप सबको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जनता की सुविधा और सुरक्षा के साथ साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी निष्ठावान अधिकारियों, कर्मचारियों के बल पर हमारा उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और हमारे विकल्प रहित संकल्प को
सिद्धि तक पहुंचाने में हम सब अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को आंग्ल वर्ष 2026 की शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे के कार्यक्रम में हमने हमारे कुछ खिलाड़ी हैं, मुकेश राणा जी, अमित सैनी जी और हमारे स्टाफ की बेटियां जिन्होंने अपने हाईस्कूल परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। बेटी बचाओ बेटी। तो वहीं सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा मोचन एवं न्यूनीकरण निधि के तहत विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की आपको बता दें कि सख्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी और उन्होंने कहा कि फंड के दुरुपयोग की किसी भी संभावना को रोका जाए और फंड रिलीज एवं एमआरसी पर विशेष निगरानी रखी जाए। बैठक में ईएनसीपीडब्ल्यूडी और राज्य कार्यकारिणी समिति का स्थायी सदस्य बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही बाढ़ सुरक्षा को लेकर नॉर्म्स तय करने और साथ ही वेजिटेटिव प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देने और देहरादून में नहरों के शुद्धिकरण के लिए आपको बताते चले ठोस प्रस्ताव भी तैयार करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरे किए जाए ताकि राज्य में बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। की मॉनिटरिंग के निर्देश भी इस दौरान दिए गए। सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा मोचन एवं न्यूनीकरण निधि के तहत आए विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि दुरुपयोग को भी संभावना को रोका जाए और फंड रिलीज और एमसीआर पर विशेष निगरानी की जाए। तो वहीं आपको बताते चले बैठक में ईएनसीपीडब्ल्यूडी को राज्य कार्यकारिणी समिति का स्थायी सदस्य बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही बाढ़ सुरक्षा को लेकर नॉर्म्स तय करने, वेजिटेटिव प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देने और देहरादून में नहरों के सुंदरीकरण के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरे किए जाए ताकि राज्य में बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सके, जिसे लेकर ये अहम इसलिए लिए गए। इस बैठक में वहीं सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा मोचन एवं न्यूनीकरण निधि के तहत आए विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश भी दिए कि स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की सख्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि फंड के दुरुपयोग की किसी भी संभावना को रोका जाए और फंड रिलीज व एमआरसी की विशेष निगरानी दी जाए। तो वहीं महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो बिहार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां 20 से 25 की उम्र में लड़कियां मिल जाती हैं और युवाओं की शादी नहीं होने पर बिहार से लाया जा सकता है। वायरल वीडियो के बाद मामले में ने तूल पकड़ लिया और आपको बता दें कि पप्पू गिरधारी साहू ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और वास्तविक संदर्भ कुछ और ही था। मुझे ज्ञात हुआ है कि धौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की।
उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहां तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूं, बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूं। तो वहीं उत्तरकाशी जिले के दुरुस्त गांव डांडा माजफ में आपदा से क्षतिग्रस्त हुए पैदल मार्ग, पेयजल टैंक और पानी सप्लाई लाइन के पुनर्निर्माण का कार्य अब सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शुरू हो गया है। लंबे समय से प्रभावित ग्रामीणों को जल्द राहत देने के उद्देश्य से प्रशासन ने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराया है। वहीं अधिकारियों के अनुसार पुनर्निर्माण के बाद गांव में आवागमन और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पहले से बेहतर होगी। वहीं प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाए, ताकि भविष्य में ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का हाईवे किनारे बंदरों को दाना डालते हुए वीडियो वायरल हो गया है। इस पर वन विभाग और सरकार पहले ही बार बार हाईवे पर बंदरों को दाना डालने से रोकने की चेतावनी दे चुकी है, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि मंत्री ने इस कृत्य ने जनता और सोशल मीडिया पर विवाद और आलोचना को जन्म दिया है। वन विभाग और प्रशासन ने चेताया कि सड़क सुरक्षा को देखते हुए इस तरह की गतिविधियों से बचा जाना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की मत्स्य पालन से संबंधित योजनाएं प्रदेश में लोगों को तेजी से आकर्षित कर रही है। सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के चलते युवा और किसान बड़ी संख्या में मत्स्य पालन को आजीविका के रूप में अपना रहे हैं। इन योजनाओं के तहत तालाब निर्माण, मछली बीज उपलब्धता और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। सरकार का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। तो वहीं आपको बताते चले, मत्स्य पालन को लेकर लगातार सरकार योजनाएं बनाती नजर आ रही है। तो इन योजनाओं के तहत तालाब निर्माण जैसे कार्य भी पूर्ण किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताते चले, सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के चलते युवा और किसान बड़ी संख्या में मत्स्य पालन को आजीविका के रूप में अपना रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, उत्तराखंड सरकार की मत्स्य पालन योजनाओं को चमोली में कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड के चमोली हो या अन्य जनपद हो, मत्स्य पालन के क्षेत्र में कई जो किसान हैं, लोग जो है इसे अपना रहे हैं। और ट्राउट फिश हो, चाहे जो ठंडे पानी की मछलियां जिनका काफी अच्छा दाम जो है मिलता है मार्केट में, उनका उत्पादन जो है किसान कर रहे हैं और अपनी आय कहीं न कहीं उस दोगुनी करने में जो है सफल हो रहे हैं। और सरकार इनको अनुदान भी दे रही है, प्रशिक्षण के साथ साथ जो तकनीकी सहयोग है वो भी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। उत्तरकाशी हो, चमोली हो या फिर तराई क्षेत्र का उधम सिंह नगर, नानकमत्ता क्षेत्र है, तमाम जगह मत्स्य पालन के क्षेत्र में मत्स्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उनको अनुदान दिया जा रहा है। जो आधारभूत संरचनाएं बनाने के लिए हो, चाहे मछलियों के बीज हों या फिर उनको मार्केट प्रदान करना हो, वो सब चीजें सरकार के माध्यम से जो है ग्रामीणों को अवसर कहीं ना कहीं दिए जा रहे हैं, जिससे रोजगार का सृजन भी हो रहा है और लोगों की आय कहीं ना कहीं दोगुनी इस माध्यम से हो रही है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, मत्स्य पालन को लेकर सरकार किस तरह का प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग उपलब्ध करा रही है? जी पूजा, बिल्कुल मत्स्य पालन की तमाम जो बारीकी जानकारी है, तकनीकी सहयोग इस क्षेत्र में कैसे जो है मछलियों के बीजों का उत्पादन होता है और कितने
टेम्परेचर में उन्हें जो है रखना होता है, और कब कब उनको निकाल करके उनका जो है मार्केट कैसे कैसे बाजार तक वो पहुंचे, इसको जो है तमाम सहयोग जो है सरकार कर रही है। और जो युवा हैं ये इस माध्यम से रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी आय कहीं न कहीं बढ़ा रहे हैं। और मछली के बीज सरकार उपलब्ध करवा रही है। तकनीकी क्षेत्र में तमाम जो ट्राउट फिश हो चाहे अन्य मछलियां हों, उनका उत्पादन कैसे किया जाए। और क्योंकि कई बार इन मछलियों में बीमारियों का भी डर रहता है, और किस तापमान में कौन सी मछली को रखा जाए, उस सब चीजों को मत्स्य विभाग ट्रेनिंग देता है। और कितने गहरे पानी में कौन सी मछली पाली जाए, वो सब चीजें मत्स्य विभाग की तरफ से युवाओं को प्रदान की जा रही है ट्रेनिंग, और जिससे कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन होने के साथ साथ युवाओं और जो किसान भाई हैं उनकी आय भी जो है दोगुनी हो रही है। जी आशीष, क्या पहाड़ी जिलों में आधुनिक मत्स्य पालन तकनीक अपनाना अब चुनौतीपूर्ण है और सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है? पूर्ण तो है पूजा, लेकिन जो तमाम क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी के क्षेत्र हों चाहे चमोली के क्षेत्र हों, ऐसे तमाम क्षेत्र है जो ठंडे पानी के और गर्म पानी अलग अलग जो टेम्परेचर वाली जो फिश है वो कहीं ना कहीं उसका पालन किया जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा जो महंगी है ट्राउट फिश का उत्पादन उत्तराखंड में बड़े स्तर से हो रहा है। चमोली में हो चाहे उत्तरकाशी के गंगा घाटी में हो या सीमांत क्षेत्र मोरी विकासखंड में भी इसका उत्पादन किया जा रहा है। और इसका सीधा मार्केट भी सरकार के द्वारा कहीं न कहीं युवाओं को प्रदान किया जा रहा है कि कैसे इसको बाजार में बेचा जाए और कहाँ कहाँ इसकी जो है मार्केटिंग जो है मत्स्य विभाग की तरफ से बाकायदा की जा रही है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नए साल 2026 के पहले दिन उत्तरकाशी की नीति घाटी में सीजन की पहली शानदार बर्फबारी देखने को मिली। पहाड़ों पर जमीन और जमी बर्फ से घाटी का नजारा जो है पूरी तरह सफेद हो गया, जिससे ठंड के इजाफा दर्ज किया गया। वहीं हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का आनंद लिया जा रहा है, लेकिन निचले क्षेत्रों में लोग अभी भी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तो वहीं हरिद्वार जिले के धनौरी क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में बीजेपी नेता की दर्दनाक मौत हो गई। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी रुड़की से धनौरी स्थित अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार कार दो सड़कों के बीच अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कार से निकालने पर अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया है। घटना की खबर मिलते ही परिजन और समर्थक मौके पर पहुंच गए, जहां रो रो कर परिवार का बुरा हाल हो गया है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।